थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि दुश्मनों को ऐसा क्यों लगता था कि शिवाजी के पास जादू टोना की कोई शक्ति है जिससे वो कहीं से भी गायब हो सकते हैं और कहीं जाकर वो प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि शिवाजी मात्र दर्जन भर सैनिकों के साथ लाखों के दुश्मनों की छावनी में घुस जाए, दुश्मन के सरदार के महल में तांडव मचाए और सैन्य की टुकड़ी लेकर सही सलामत वापस भी आ जाए। आज हम शिवाजी की ऐसी साहस कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के लिए कोई कल्पना से कम नहीं। बात उस समय की है जब पुणे शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। मुस्लिम सरदार शाहिस्ता खान ने लाखों की सैन्य लेकर पुणे पर हमला किया, पुणे को जीत लिया और वहीं अपने सैन्य का डेरा डाल के रहने लगा। शिवाजी को अन्य गढ़ में शरण लेनी पड़ी। समय काफी बीत चुका था, परंतु शाहिस्ता खान पुणे को मुक्त करने के पक्ष में नहीं था। उधर एक शख्स ज्ञानू माली यानी पुणे के महल का मालिक काम करने वाला व्यक्ति शिवाजी को मिलने आया था। ज्ञानू माली राजे को बता रहा था, राजे, उस खान ने महल को भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे महल को उसने जनान खाना बना रखा है। जो फूल कभी भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते थे, वही फूल अब बेगमों और नाचने गाने वाली औरतों के बदन पर दिखाई देते हैं। राजे, सारा पुणे शहर जैसे उजड़ गया है। मेरी मानो तो मालिक, आप उस पर चढ़ाई कर दो। शाहिस्ता खान कोई जंगली हाथी थोड़ी ही है, वो तो आलसी भैंसा है भैंसा। आप आए और उसे पकड़ लीजिए। वो इतना आलसी है कि आप उसे कभी भी चकमा दे सकते हैं। राजे को ज्ञानू माली की बातों में मां भवानी का कुछ संकेत लगा। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने ज्ञानू माली को पुणे के लिए रवाना कर दिया। राजे ने अपनी गुप्तचर गतिविधियां तेज कर दी। कुछ ही दिनों में पुणे के पूरे विवरण राजे के पास आ पहुंचे। राजे को पता लग गया कि पुणे में कहां कहां पहरे की चौकियां है, पहरे कौन से समय बदले जाते हैं, उनके आने जाने के रास्ते, उनके वापस लौटने का समय आदि सब बातों का राजा गहराई से अभ्यास कर रहे थे। एक दिन राजा ने मां साहिबा जीजाबाई को कहा, मां साहिबा, हमने तय किया है कि हम पुणे के लाल महल पर धाबा बोल देंगे। जीजाबाई चिंतित स्वर में बोली, परंतु राजे, खान की फौज 1 लाख से भी अधिक है। सारा पुणे शहर वही फौज से भरा पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी फौज पर चढ़ाई करना कैसे संभव है? शिवाजी बोल पड़े, आपके आशीर्वाद और भवानी माता की कृपा से सब संभव हो जाएगा मां साहिबा। हमने आज तक बहुत इंतजार कर लिया। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। हर दिन शाहिस्ता खान की ताकत बढ़ रही है। उसने हमारा मैदानी प्रदेश तो निगल ही लिया है। अगर उसे हमने इस तरह छोड़ दिया तो कोंकण प्रदेश भी हमारे हाथ से चला जाएगा। और हां, शाहिस्ता खान सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम लाल महल में घुस जाएंगे। यदि हम वहां घुस गए और हमने शाहिस्ता खान को मार गिराया तो उसकी फौज टिक नहीं सकेगी। हमारा प्रदेश अपने आप खाली हो जाएगा। जीजाबाई गंभीर स्वर में बोली, राजे, 1.5 लाख की छावनी छोटी होती है क्या? और तुम उस लाल महल में कुछ दर्जन लोगों के साथ जाओगे? शिवाजी बोल पड़े, संकट को आता देखकर बालक को पीछे खींचने वाली माताएं तो अनेक होती है, परंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए बालक को संकट सागर में कूदने की आज्ञा देने वाली माता केवल आप है। हमें गर्व है जो हमने आप सरीखी जननी की कोख से जन्म लिया है। अंत में अपनी मां साहिबा और अपने विश्वस्त सरदारों को समझाते हुए कहा, अब रमजान महीने के रोजे शुरू होने वाले हैं। अष्टमी को रोजे का 6ठा दिन है। रोजे के कारण थके मांदे लोग रात को खाना खाकर गाढ़ी नींद में सो जाते हैं। नींद भी उन पर हावी रहती है। उनका यह रोजे का उपवास हमारे लिए अति अनुकूल सिद्ध होगा। शत्रु पर चढ़ाई करते समय
उसके केवल सेना का विचार करने भर से काम नहीं चलता। उसके तीज त्योहार, रीति रिवाज, उपवास आदि का भी सोच विचार करना पड़ता है। अपनी योजना को विस्तृत रूप से समझाते हुए शिवाजी ने कहा, पुणे शहर में मुगल अधिकारियों के पास विवाह प्रसंग के लिए बारात लेकर जाने की अनुमति मांग लो और उसी समय गाजे बाजे के साथ पुणे में घुस जाओ। दूसरे सरदार को शिवाजी ने बताते हुए कहा, नीचे वाले प्रदेश में 150 बैल तैयार रखो। उनके सींगों पर मसाल बांधकर तैयार रखो। आधी रात को जब भोंपू बजे तो तुम उस मसालों को आग लगाकर गढ़ की ओर भाग जाना। अष्टमी की रात में कात्रज की पहरे वाली चौकी करीब थी। दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे थे। 100 से 150 आदमी तीज त्योहार के कपड़े पहनकर कमर में तलवार लटकाते हुए ठाठ माठ से दूल्हे के पीछे पीछे जा रहे थे। इसी समय एक अश्वरोही दल नदी की ओर से पुणे नगर में प्रवेश कर रहा था। चौकी तक पहुंचते ही उसको रोका गया। कौन हो तुम लोग? मुस्लिम पहरेदार ने ऊंचे स्वर में पूछा। सामने से जवाब मिला, सरदार जादव की सेना चक्कर लगाकर लौट रही है। यहां कहना आवश्यक होगा कि सरदार जादव मुस्लिम खेमे का एक हिंदू सरदार था। सरदार जादव का पड़ाव पर्वतीय पहाड़ी के पूर्व दिशा में था। इस प्रकार वह अश्वरोही दल भी पहरे से बचकर पुणे में जा पहुंचा। चौकीदार रोज ही ऐसे नजारे देखा करते थे। उन्हें कोई शक नहीं हुआ। शिवाजी के पास पठान सैनिकों की एक टुकड़ी थी। शिवाजी राजे स्वयं उनके साथ थे। शिवाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, अब तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे नौकर। यही नाटक को दोहराते हुए हमें पुणे में पहुंचना है। शिवाजी की आज्ञा से अंधेरे में घुड़सवार दल आगे बढ़ने लगा। घोड़े के टापों की आवाज सुनते ही चौकीदार सिपाही भाले तलवार साध कर रास्ते पर आ गए। इब्राहिम ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। 20-25 मसालों की रोशनी में पूरा अश्वरोही दल दमक रहा था। इसके पहले कि चौकीदार कुछ पूछे, इब्राहिम ने गंभीर स्वर में कहा, कितने आदमी हैं यहां? करीब 50 हैं हजूर, चौकीदार बोला। गाफिल मत रहना, समझे? इब्राहिम ऐसे बोल रहा था मानो वह उसी का सरदार हो। इब्राहिम ने घोड़ी को एड़ लगाई और घुड़सवार दल आगे बढ़ गया। शिवाजी का घुड़सवार दल पुणे के नजदीक और एक चौकी पर पहुंच गया। पहरेदारों ने जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज सुनी, वे बंदूक तान कर आगे बढ़े। इब्राहिम खान की टोली रुक गई। पहरेदार ने ऊंचे स्वर में पूछा, कौन हो आप लोग? इब्राहिम ने आगे बढ़कर घोड़े से झुककर पहरेदार के मुंह पर एक तमाचा मारा और गरज कर बोला, बदतमीज, खान साहब को नहीं पहचानता? यह देखकर सारे पहरेदारों ने सजदा किया और रास्ता खुल गया। शिवाजी के साथ इब्राहिम का दल सीधा लाल महल पहुंच गया। लाल महल के चारों ओर पहरेदार खड़े थे। इब्राहिम ने अपना एक एक सवार पहरे पर तैनात करना शुरू कर दिया और जो सच में मुस्लिम पक्ष के पहरेदार थे, उनको डांट कर हटाया गया। वो मान रहे थे कि इब्राहिम अपना ही सरदार है। उसके बाद में पूरा दल महल के पिछवाड़े तक जा पहुंचा। वहां पूर्व योजना के अनुसार नानू माली राजे की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके हाथ में एक सीढ़ी थी। उसने ऊपर की खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की बंद थी। ज्ञानू ने कहा, इसके चूल कब्जे ढीले कर दिए गए हैं। आप खिड़की को धीरे से निकाल सकते हैं। राजे खिड़की के भीतर घुस गए। उनके बाद शेष सैन्य भी एक एक करके अंदर घुस आया। शाइस्ता खान की कई बेगमें और दासियां उस कमरे में सोई हुई थी। सैन्य की महल में घुसने की आवाज से एक औरत जाग उठी। उसने चपट कर रोशनी देने वाली मसाल बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेगमों की चीख पुकार सब ओर सुनाई दे रही थी। राजे शाइस्ता खान को ढूंढ रहे थे। शाइस्ता खान पलंग पर सोया हुआ था। यह सब शोरगुल सुनकर उसकी नींद खुल गई और उसने एक तरफ रखी हुई बंदूक उठा ली। एक मावला सैनिक जो कि पर्दा फाड़कर भीतर आ गया था, उसने उस पर गोली चला दी। मावला नीचे गिर पड़ा। मावले के पीछे पीछे राजे भी अंदर घुसे। पूरी तरह डरा हुआ शाइस्ता खान
खिड़की में से छज्जे पर कूदना चाह रहा था। इसी समय एक बेगम ने दिया बुझा दिया। राजे ने झपट कर अंधेरे में अनुमान लगाकर वार किया। इसके साथ ही शाइस्ता खान की दर्द भरी चीख सुनाई दी। पूरे महल में भगदड़ मच गई थी। अंधेरे में बिना सोचे बेहिसाब मारकाट हो रही थी। शाइस्ता खान का बेटा अब्दुल फतह अपने बाप को बचाने के लिए दौड़ आया, परंतु शिवाजी के सैन्य ने एक ही वार में उसका कत्ल कर दिया। उसी समय खतरे को भांपते हुए नक्कार खाने के नगाड़े बजने लगे। जैसे ही महल के अंदर चीख पुकार मची, बाहर खड़े हुए इब्राहिम के पठान पहरेदारों ने मुस्लिम पहरेदारों को काट दिया था। इतने में ही राजे महल से बाहर आए और घोड़े पे सवार हो गए। राजे के साथ इब्राहिम का दल जिस तेजी के साथ अंदर आया था, उसी तेजी के साथ वापस दौड़ने लगा। नगाड़ों की आवाज सुनकर मुस्लिम पक्ष के पहरेदार घुड़सवार महल के सामने इकट्ठा हो गए। इसी समय इब्राहिम की टुकड़ी वहां आ पहुंची। इब्राहिम चिल्लाया, खान साहब मारे गए, दुश्मन भाग गया, उसका पीछा करो, पकड़ो उसको। शाइस्ता खान की टुकड़ी को लगा कि इब्राहिम हमारा सरदार है। उसकी आज्ञा को मानते हुए इब्राहिम ने जिस ओर इशारा किया था, पहरेदार घोड़ों को लेकर उसी ओर दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे इब्राहिम अपने दल के साथ पकड़ो पकड़ो, दुश्मन भाग गया, यह चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। शिवाजी के अन्य सरदार भी अपने अपने दल के साथ राजे से आ मिले। राजे के एक घुड़सवार ने पुणे से बाहर आते ही सींगा बजाया। जैसा कि पहले ही तय किया गया था, बैलों के माथे पर बांधी हुई मसाले जला दी गई। दूर घाटी में मसाल बांधे हुए बैल इधर उधर भाग रहे थे। यह देखकर शाइस्ता खान की टुकड़ी मसालों की तरफ मुड़ गई। उन्हें लगा कि मसालों के साथ दुश्मन सैनिक भाग रहे हैं। जैसे ही राजे के दल ने देखा कि खान की टुकड़ी मसालों की तरफ मुड़ गई है, वे कोंढाणा दुर्ग की ओर चल पड़े। शाइस्ता खान की सैन्य टुकड़ी जब मसालों के पास पहुंची तो उनके सरदारों की आंखें चौंक गई। अरे ये क्या! जंगल में चारों ओर बैल दौड़ रहे हैं और उनके सींगों पर बांधी हुई मसाले जल रही है। इस नजारे को देखते ही खान का सरदार मानो पत्थर ही हो गया। उधर राजे और उनका सारा सैनिक दल सकुशल कोंढाणागढ़ में पहुंच गया था। इधर पुणे में लाल महल, जो कल अपने शाही ठाट बाट पर और मुगल आमिरी पर इतरा रहा था, आज गम से बदसूरत हो गया था। शाइस्ता खान का बेटा अब्दुल फतह मारा गया था। स्वयं शाइस्ता खान के हाथों की 3 उंगलियां कट गई थी। सारी फौजी छावनी में कोहराम मच गया था। शाइस्ता खान आग बबूला हो उठा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाजी ने रात को लाल महल पर हमला किया था। शाइस्ता खान खुद दिल्ली के बादशाह औरंगजेब का रिश्तेदार था। शाइस्ता खान को रह रह कर यही सोच सता रही थी कि यह ठूंठा हाथ लेकर वह बादशाह के सामने कैसे जाएगा। उधर दुश्मन का पीछा करने गई शाइस्ता खान की सेना कोंढाणागढ़ तक पहुंच गई। दुश्मन सेना को आते देख शिवाजी ने इशारा किया। दुश्मन की फौज बहुत बड़ी नहीं थी। राजे ने गढ़ के दरवाजे खुले रहने देने का आदेश दिया। किले के परकोटे पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। किले पर भगवा झंडा भी नहीं लहरा रहा था। खुले द्वार और निर्जन प्राचीरें देखकर खान के सैनिक आगे बढ़े। वे समझे शिवाजी गढ़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। मुगल सेना एक एक कदम आगे बढ़ती जा रही थी। हरावल के हाथी पर मुगलिया झंडा फहरा रहा था। शाइस्ता खान की फौज किले के पास आ पहुंची और अचानक से ही हर हर महादेव की गर्जना से सारा कोंढाणा किला गूंज उठा। मुगलिया सैनिकों ने ऊपर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। किले पर भगवा झंडा फहरा रहा था। तोपें गरजने लगी थी। धुएं के बादल उठ रहे थे। अचानक से हुए इस हमले से शाइस्ता खान की सेना बेहाल हो चुकी थी। जब तक सेना पीछे हटती, आधे से अधिक सेना बिन मोल मारी जा चुकी थी। जैसे तैसे वह फौज पीछे हट रही थी कि किले के दरवाजे से घुड़सवारों की सेना बाहर निकलती दिखाई दी। अब तो खान की फौज का रहा सहा धीरज भी जाता रहा और जान बचाने के खातिर मुगल सिपाही सिर पर पैर रखकर भागने लगे।
पुणे में जब यह खबर पहुंची कि जो फौज शिवाजी का पीछा करने गई थी उसकी बुरी गत बन गई, तो शाइस्ता खान बुरी तरह से खौफ खा गया। अब उसे किसी पर भी यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि जैसे अपने ही लोग उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आज शिवाजी ने हमारी उंगलियां तोड़ी है, कल वह आएगा और हमारा सिर काट के ले जाएगा। हमारे दगाबाज लोग और भी ज्यादा दगा कर सकते हैं। फौज का भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहना नामुमकिन है। शाइस्ता खान ने साजो सामान समेटना शुरू कर दिया और तीसरे दिन वह पुणे शहर छोड़कर चल दिया। उसने जसवंत सिंह को सारी सेना सहित पुणे में ही रहने दिया ताकि सेना शिवाजी को हरा सके, और खुद शाइस्ता खान औरंगाबाद की तरफ चल दिया। शाइस्ता खान को पुणे में ही रहने के लिए राजी करना अब किसी के बूते की बात नहीं थी। अपने ही सरदार को इस तरह भागता देख सेना का मनोबल जैसे टूट सा गया। शाइस्ता खान के जाने के बाद अब शिवाजी के लिए पुणे पर कब्जा करना काफी आसान हो चुका था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।